न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी के एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। रेसलर रवि दहिया ने ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। वो फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे पहलवान बन गए हैं। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम में काजाकिस्तान के नूर इस्लाम को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। रवि दहिया ने इसी के साथ सिल्वर मेडल भी पक्का कर लिया है। रवि शुरुआती मुकाबले में पिछड़ गए थे। वो 5-9 से पीछे चल रहे थे और हालांकि भारतीय पहलवान के पास वापसी का मौका था, क्योंकि रेसलिंग में ये लीड बहुत ज्यादा नहीं होती है। यहां पर हर सेकंड में हालात बदलते हैं। आखिरकार कजाकिस्तान के पहलवान चोटिल हो गए और 7-9 पर आकर रवि विजेता बन गए हैं। दरअसल दहिया ने वापसी करते हुए अपने विरोधी के दोनों पैरों पर हमला किया और उसने गिरने से जीतने में कामयाब रहे। भारतीय महिला हॉकी टीम का पहली बार ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने का सपना चकनाचूर हो गया है। आपको बता दें कि बुधवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को अर्जेंटीना ने 2-1 से मात दे दी है। भारत के लिए गुरजीत कौर ने दूसरे मिनट में एकमात्र गोल किया। टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हार के बाद निराश हुई भारतीय महिला हॉकी टीम का मनोबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया। सोशल मीडिया पर ट्वीट के बाद पीएम ने हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और कोच से फोन पर बात की है और पीएम ने टीम को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने रानी को फोन पर कहा कि हमें आपके प्रदर्शन पर गर्व है। आपकी पूरी टीम स्किल से भरी हुई है, जिन्होंने काफी मेहनत की है। अब आगे उन्हें देखना चाहिए। हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है, हमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 29 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई है। राजभवन में कार्यक्रम में मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी शामिल रहे। शपथ ग्रहण के बाद राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सभी मंत्रियों को बधाई दी है। इससे पहले बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि उनके नए मंत्रिमंडल में 29 मंत्री शामिल हो जाएंगे और इसी बार कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के छोटे बेटे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बी.वाई. विजेंद्र उन मंत्रियों में शामिल नहीं होंगे जो शपथ लेंगे। दिल्ली में 9 साल की बच्ची के सामूहिक दुष्कर्म के मामले पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हाल ही में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। वहीं बीजेपी इसको लेकर राजनीति उन्होंने करार दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रेप जैसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति करना अच्छा नहीं है। आगे संबित पात्रा बोले कि दिल्ली में कांग्रेस को दलित की बच्ची से दुष्कर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन राजस्थान के रेप पर वो क्यों चुप हो जाते हैं। दिल्ली में 9 साल की दलित बच्ची से रेप और हत्या के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बुधवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि पीड़ित परिवार इंसाफ चाहता है और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए।
पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, इसलिए उन्हें मदद की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि इंसाफ मिलने तक हम उनके साथ खड़े रहेंगे। बता दें कि इस मामले में नांगल गांव के शमशान स्थित राधेश्याम समेत 4 लोग शामिल हैं। दिल्ली में 9 साल की बच्ची की संदिग्ध हालात में हुई मौत का मामला गर्माता जा रहा है। पीड़ित परिवार की ओर से इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो उनको विरोध का सामना करना पड़ा। दिल्ली पहुंचने पर कुछ लोगों ने अरविंद केजरीवाल का विरोध किया। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री वहां मौजूद मंच पर जरूर पहुंच पाए, लेकिन यहां भी वो मंच से गिर गए। बाद में उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने संभाला और इसके बाद अरविंद केजरीवाल गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। दिल्ली सरकार की ओर से अब पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही इस मामले की अब मजिस्ट्रेट जांच करवाई जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार की ओर से बड़े वकीलों को लगाया जाएगा ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज भी सरकार और विपक्ष के गतिरोध के चलते स्थगित होती रही। इसी हंगामे के बीच यहां लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से नाराजगी जाहिर की, तो वहीं राज्यसभा के चेयरमैन ने सदन के भीतर प्ले कार्ड को लेकर नारेबाजी कर रहे सांसदों के रवैये पर भी ऐतराज जताया। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने वेल में पहुंचकर प्ले कार्ड दिखाने वाले तृणमूल कांग्रेस के 6 सांसदों को एक दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष पर एक बार फिर पेगासस कथित जासूसी कांड और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। हालांकि सरकार और चेयर की तरफ से लगातार कहा गया कि किसानों और जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष के शांतिपूर्ण माहौल में ये चर्चा करनी होगी। लेकिन विपक्षी नेता लगातार सबसे पहले पेगासस कथित जासूसी कांड पर चर्चा की मांग कर रहे थे। तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन की चाट पापड़ी वाली टिप्पणी विवाद का केंद्र बन गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं और साथ ही अब अन्य बीजेपी नेता भी इस पर पलटवार कर रहे हैं। सदन में मुख्तार अब्बास नकवी ने डेरेक ओब्रायन को जवाब देते हुए कहा कि अगर उन्हें चाट पापड़ी से एलर्जी है तो वो फिश करी खा सकते हैं, लेकिन संसद को मछली मार्केट ना बनाएं। नकवी ने कहा कि जिस तरह से साजिशन संसद की गरिमा को भंग करने की काम किया जा रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। किसानों को लेकर संसद के अंदर लगातार आवाज उठाई जा रही है और इसी बीच राज्यसभा में गृह मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई कि 2020 में 20 जुलाई 2021 तक दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन से जुड़े 183 लोगों को हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है और अब ये सभी जमानत पर हैं। गृह
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन को जानकारी दी कि दिल्ली पुलिस के अनुसार राजद्रोह कानून या यूएपीए आंदोलन पर कर रहे किसानों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों पर किसी भी मामले में लागू नहीं किया गया। पंजाब आलाकमान ने पिछले दिनों लंबी बातचीत के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया है। ऐसे में सिद्धू लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को पटियाला में कांग्रेस विधायक मदन लाल जलालपुर के आवास पर वो पहुंचे। यहां सिद्धू ने कांग्रेस के मंत्रियों विधायकों के साथ हुई मीटिंग के दौरान कहा कि कांग्रेस किसानों के हित के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब में केंद्र सरकार के 3 काले कानून लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने मीटिंग के दौरान कहा कि मैं यहां 5 बार आऊं चाहे 50 बार आऊं, ये मदन लाल जलालपुर का चुनाव नहीं है, ये नवजोत सिंह सिद्धू का चुनाव है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य में आई बाढ़ के विषय पर अवगत कराते हुए एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बाढ़ आई है और अभी बांधों से अनियोजित तरीके से पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से राज्य में मानव निर्मित बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं। ममता बनर्जी ने पत्र में डीवीसी पांचेत और मैथन डैम से पानी छोड़े जाने के लिए केंद्र को जिम्मेदार बताते हुए केंद्र सरकार से शिकायत की और इसके लिए इंतजाम करने को कहा है। ममता ने यह भी कहा कि डीवीसी की ओर से लगभग 54,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की बात कही गई थी, जबकि अब तक 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिसकी वजह से हावड़ा, हुगली और मिदनापुर के कई इलाकों में बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के कटगढ़ थाना इलाके के लाजपत नगर में बनी शिव कॉलोनी में कॉलोनी के रहने वाले 81 हिंदू परिवारों ने पलायन के पोस्टर लगा दिए थे, जिसकी जानकारी मिलती है जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसीएम द्वारा जांच करके जिला अधिकारी को टीम सौंपी गई, लेकिन बाद में जांच करने के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी मुरादाबाद पहुंचे। दोनों ही अधिकारियों ने कॉलोनी में रहने वाले कॉलोनी वासियों से काफी देर तक बातचीत की। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के बांसी ब्लॉक सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मासिक बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई, जिसमें ब्लॉक सभागार में कर्मचारियों के समूह सखी की मासिक बैठक में बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, जिसकी वजह से समूह सखी सहित जिम्मेदार बिना मास्क के नजर आए। पांच अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पीएम कोविड-19 महामारी के बाद इस योजना के पात्र लोगों को 5 किलोग्राम अन्न वितरित करेंगे। इसको लेकर झांसी के सिमरावारी गांव का इस योजना के तहत योजना के पात्र लोगों से पीएम ने संवाद कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम स्थल पर पुलिस प्रशासनिक अफसरों की तैयारी अंतिम दौर में है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य को भक्त अपनी आंखों से देख सकेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रामलला के दर्शन मार्ग से एक नए रास्ते को बनाए जाने का कार्य कर रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की भराई का काम भी पूरे होते ही राम भक्त श्रद्धालु अपनी आंखों से रामलला के मंदिर को बनते देख सकेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में जैसे जैसे जलस्तर लगातार यमुना का बढ़ता जा रहा है, यहाँ यमुना के किनारे बसे घरों में रहने वालों की धड़कनें भी तेज हो रही है। यमुना किनारे बसे हुए गांव के लोग दिन रात कई बार जाकर जलस्तर को देख रहे हैं। यमुना नदी में पानी छोड़ा गया तो वहां खेतों में और तलहटी में बने हुए निर्माण में पानी घुस चुका है। 28 जुलाई को हथनीकुंड बैराज से 1,32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो अब आते आते 27,000 क्यूसेक रह गया था। बसंतपुर गाँव के पुस्ता बांध तक पानी आ गया।
पंजाब के गुरदासपुर में गुरुद्वारा श्री बारू साहिब से संबंधित तिबरी रोड स्थित अकाल अकादमी के चालकों और परिवहन मालिकों ने अकादमी के बाहर अकादमी के प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया और आरोप लगाया कि अकाल अकादमी के प्रबंधन पर 70% शुल्क लिया जा रहा है। परिवहन मालिकों और ड्राइवरों को कुछ भी भुगतान नहीं किया गया था और ड्राइवरों के डीजल का 7% भुगतान नहीं किया गया था। उनका बकाया जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज। मध्य प्रदेश में बीते कई दिनों से भारी बारिश जारी है। बारिश की वजह से राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। प्रदेश के 13 जिलों में पानी आफत बनकर गिर रहा है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़ के हालात भी बन गए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। जगह जगह जलभराव होने से प्रशासन को राहत और बचाव करने में दिक्कतें आ रही है। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी है। मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से निपटने के लिए सेना बुलाई गई है। शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड और रीवा जैसे जिलों में लगभग 1117 गांव प्रभावित हो चुके हैं। कुल 200 गांव पानी से घिरे हुए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों ने लगभग 1600 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टरों ने ग्वालियर से मंगलवार सुबह उड़ान भरी थी, लेकिन पहले खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू के लिए नहीं उतर सके और सिंधु नदी के तेज पानी में गोराघाट के नजदीक लांच का पुल और मंदिर भी बह गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि एमपी के ग्वालियर और चंबल में लगातार अचल भी पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। खास बात यह है कि बारिश शिवपुरी, श्योपुर और दतिया में हुई है, लेकिन ग्वालियर ही 3 तरफ से कट गया है। खासतौर से सड़क कनेक्टिविटी टूट गई है, चाहे शिवपुरी होकर इंदौर जाने वाला हाईवे हो या फिर झांसी जाने वाला हाईवे या फिर सनकुआ लेक होकर जाने वाला हाईवे। केवल भिंड और मुरैना की तरफ से रास्ता अभी खुला है, हालांकि बाकी तमाम चीजें बंद हो गई हैं। एमपी के भिंड शहर में बुधवार के दिन विद्युत विभाग के प्रमुख सचिव और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी ने एसपी, कलेक्टर और बिजली विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ भिंड शहर का निरीक्षण किया और इस दौरान विद्युत विभाग के प्रमुख सचिव और प्रशासनिक अधिकारी भीमनगर में पहुंचे, जहां सैकड़ों लोग जीपी से कड़ियां डालकर बिजली की चोरी कर रहे थे, जिसको लेकर प्रमुख सचिव और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी ने बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों पर नाराजगी जाहिर की। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। शिवपुरी डैम में 10,000 से क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद भिंड में लगातार काफी भयावह स्थिति बन गई है। हालांकि भिंड जिला प्रशासन ने 2 दिन पहले ही अलर्ट जारी किया था। वहीं भोपाल से भी एक टीम रवाना हो गई है। भिंड कलेक्टर सतीश कुमार ने कहा है कि प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। जिन गांवों में वोट की जरूरत है या फिर राशन पानी, मेडिसिन इत्यादि सामग्री की जरूरत है, वो पूरी की जा रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में तैनात बाबू के घर पर लोकायुक्त पुलिस की 20 सदस्यीय टीम ने छापामार कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त पुलिस को 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति का पता चला है। लोकायुक्त उप पुलिस अधीक्षक जेपी वर्मा ने बताया कि कार्यालय में तैनात बाबू की आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत के बाद जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कहा गया कि आज सुबह 5 बजे से लोकायुक्त पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। लोगों की सुविधा और शहर को साफ रखने के इरादे से हरियाणा के अंबाला कैंट नगर परिषद में 30 लाख रुपए की लागत से शहर के बाजारों में 5 बायो टॉयलेट्स लगाए गए थे। प्रशासन ने दावे किए थे कि स्टील से बने ये टॉयलेट्स को न जंग लगेगा और इसमें 1 रुपया का सिक्का डालते ही टॉयलेट्स का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन न केवल ये टॉयलेट अब फिल हो चुके हैं, बल्कि इनमें से एक तो नगर परिषद के कबाड़ की शोभा बना हुआ है, वहां बाकी के 4 टॉयलेट्स पर ताला जड़ दिया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में सेक्टर 16 स्थित सामुदायिक भवन में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का संयुक्त संयोजन बीजेपी के उपाध्यक्ष पंकज रामपाल और पार्षद छत्रपाल ने किया। इस मौके पर अटल सेवा केंद्र का भी जायजा लिया गया। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के भ्रम को दूर किया गया। वहीं सामुदायिक केंद्रों का निरीक्षण करते हुए केंद्र में शुरू हुए अटल सेवा केंद्र का भी जायजा लिया गया।
फतेहाबाद के शिवनगर में महिला टीचर के घर में घुसकर एक व्यक्ति द्वारा उसे बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़िता एसपी ऑफिस में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। पीड़ित टीचर का कहना है कि ठाकुर बस्ती के रहने वाले एक व्यक्ति ने उसे बुरी तरीके से पीटा है। पीड़िता ने पुलिस से गुहार भी लगाई है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया जाए। हरियाणा के रेवाड़ी में सीआईए धारूहेड़ा और थाना धारूहेड़ा पुलिस ने फ्लैट में घुसकर सामान चोरी करने के मामले में रिमांड पर लिए गए 4 आरोपियों जिले के गांव खरखड़ा निवासी सोनू, गजेंद्र, मोहित और राहुल से 7 और वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान की शिकायत पर धारूहेड़ा स्थित पाशर्वनाथ स्थिति में उसके फ्लैट में चोरी किए गए सामान को बरामद कर लिया है। हिमाचल में बढ़ते कोरोना के मामलों की गंभीरता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 10 अगस्त तक राज्य सरकार स्थिति पर नजर रखेगी। ऐसे में अगर संक्रमण नहीं रुका तो आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में आरटीपीसीआर रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फिर से प्रतिबंधों को लगाया जा सकता है। यूपी के औरंगाबाद में प्राथमिक विद्यालय में पेयजल की दीवार गिरने से एक छात्र की दर्दनाक मौत हो चुकी है। बुधवार सुबह औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव मुंडी बकापुरी निवासी कक्षा 8 की छात्र भावना गांव में बने प्राथमिक विद्यालय परिसर के अंदर पानी पीने के लिए गई थी और उसी दौरान अचानक पेयजल की दीवार भावना के ऊपर गिर गई। चीख पुकार की आवाज सुनकर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल में घायल हुई छात्रा को लखावटी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। खबर चित्रकूट से है, जहां खेत में खेल रहे बच्चे अचानक गड्ढे में गिर गए हैं और डूबने की वजह से दोनों बच्चों की मौत हो गई। ये पूरी घटना एमपी चित्रकूट के हनुमान द्वार के पास की है, जहां खनन माफियाओं ने खेत से मिट्टी निकालने के लिए गहरा गड्ढा खोद लिया था। बारिश की वजह से ये गड्ढा पानी से भर गया था, जिसमें खेलते वक्त 2 मासूम गिर गए और डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई है। वहीं इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने यूपी एमपी बॉर्डर पर जाम लगा दिया। मुरादाबाद जिले के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के लखनऊ NH 24 पर 70 दिनों से धरने पर बैठे किसान हैं। किसान यूनियन के कार्यकर्ता नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार नए कृषि कानूनों को वापस ले और एमएसपी पर कानून बनाए। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उनका धरना समाप्त तभी होगा जब सरकार इन नए कृषि कानूनों को वापस लेगी और अगर सरकार ये नहीं करती है तो आंदोलन जारी रहेगा। फिल्म अभिनेत्री गौहर खान ने हाल ही में अपने पति जैद दरबार से निकाह किया है। उनकी शादी पिछले साल 25 दिसंबर को हुई है। गौहर खान तब से लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय है और अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते नजर आती हैं। इस दौरान उनके फैंस कई बार प्रश्न में पूछते हैं कि शादी के बाद वो अपने सास ससुर के साथ क्यों नहीं रहती हैं। इस पर गौहर ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। और पंजाबी गायक यो-यो हनी सिंह पर उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने घरेलू हिंसा का सनसनीखेज आरोप लगाया है। दोनों की शादी को 10 साल हो गए हैं। शालिनी आज हनी सिंह के खिलाफ कोर्ट में दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन इस वक्त वो भी था जब वो हनी सिंह के बचाव में उतरी थी। तब चर्चाएं थी कि शाहरुख खान ने हनी सिंह को थप्पड़ मारा था। ओलंपिक के खुमार के बीच इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच कांटे की टक्कर होनी है। दोनों टीमें 24 अक्टूबर को आमने सामने हो सकती हैं और इस दिन रविवार है। ऐसे में लंबे वक्त के बाद किसी आईसीसी इवेंट में दोनों टीमों के बीच सुपर संडे पर कांटे की टक्कर होगी। हालांकि अभी आईसीसी की ओर से वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच कड़ा मुकाबला होना पक्का है। बिग बॉस OTT 8 अगस्त से शुरू हो रहा है। शो को लेकर तमाम चर्चाएं हैं, जबरदस्त बज़ भी लोगों में बना हुआ है और इस बीच बार बार बिग बॉस से पहले की तुलना काफी क्रेजी हो गई है। शो के लिए सिंगर नेहा भसीन का नाम भी कंफर्म हो गया है। बाकी कंटेस्टेंट के नामों पर अभी कंफर्मेशन नहीं है और कई पॉपुलर सितारों के इस शो में एंट्री लेने की खबरें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड की 2 एक्ट्रेसेस को शो के लिए अप्रोच किया गया है। एक्ट्रेस मलाइका शेरावत को भी शो के लिए अप्रोच किया गया था।
फिल्म बेल बॉटम का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज हुआ है। ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। ट्रेलर के कंटेंट और एक्टिंग के अलावा एक और चीज जो चर्चा में है वो लारा दत्ता का लुक है। फिल्म में एक्ट्रेस लारा दत्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल निभाया है। ट्रेलर में उनका लुक रिवील कर दिया गया है और इंदिरा गांधी के रोल में लारा दत्ता को ट्रेलर में पहचान मिल गई है। फिलहाल के लिए एनबी न्यूज एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।